भाई साहब क्या बात है। ओके, लेट मी सी इफ इट इज स्टॉप्ड अगेन। बहुत अच्छा फ्लो चल रहा था, लेकिन पिछले 8 दिनों ने ना काफ़ी नुकसान कर दिया। चलो तो बस एक बार चेक कर लो मैं कि व्हाट इज हैपनिंग विद दिस। स्ट्रीम नहीं आ रहा है ऐसा बोल रहा है। सो कंसीडरिंग कि चल रहा है, अगर देखो जो यहाँ तक भी देख लेगा, अगर ये नहीं चलता बीच में रुक जाता है तो मुझे बाद में मालूम चलेगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल अपलोड सेपरेटली, पर अब मैं रुकूंगा नहीं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। बस लेट मी सी कि जो पेन है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कल हमने जो डिस्कशन किया था हमने वही डिस्कशन शुरू किया था अनस्टेडी फ्लो का। अनस्टेडी फ्लो एनालिसिस में मैंने आपको ये बताया था कि डीएम बाई डी टी जो टर्म है कंट्रोल वॉल्यूम के लिए वो जीरो नहीं होगा, यानी कि विद टाइम जो मास है दैट विल चेंज। विद टाइम तो मास है दैट विल चेंज। सो विद टाइम मास विल चेंज, अगेन विद टाइम एनर्जी विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। तो दिस इज मास एंड दिस इज एनर्जी। तो ये दोनों ही विद टाइम क्या होंगे, चेंज होंगे, दे विल बी टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन के बाद हमें ये मिला था जो कि सिंपल इंटीग्रेशन है। उसके बाद मैंने आपको एक केस बताया था और आपको याद रखना है उस केस से कि किस तरह से एम आई, एम डॉट ई, एम डॉट आई, M1 और M2 हमने डिफाइन किए थे। टेम्परेचर और को डिफाइन किया था। इनकमिंग जो एक वो है ना, इनकमिंग यहाँ से HI आ रहा है ना। तो ये सब चीजें हमने कल आपसे डिस्कशन किया था यार, ठीक है, राइट। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला आपको मिल गया है, U2 माइनस U1 और टेम्परेचर, बाद का टेम्परेचर, ठीक है ना। आप यहां जितने भी टर्म्स देख पा रहे हैं आपको दिखेगा, वहां पे कहीं ना कहीं दिया रहेगा, है ना। तो बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो जो भी लाइव देख रहे हैं मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि मैं इसे रिकॉर्डिंग में डालूं, क्योंकि ये बहुत रुक रुक के ऐसे चल रहा है ना, या रिकॉर्ड में डालूं, क्योंकि अभी मैं रुकने वाला तो नहीं, मैंने इसके साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मे बी ये शायद इंटरनेट क्या है क्या बताऊँ, बस कम, जहाँ 200-250 MBPS की स्पीड आती है आज 5-7 आ रही है। सो मुझे अगर कोई जो ऑनलाइन देख रहा है वो मुझे एक बार कमेंट करके बताए, क्योंकि आप जो ऑनलाइन देखने आए हो आप ही कंटिन्यूस में कंटिन्यू करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि इस तरह से चलेगा या फिर मैं रिकॉर्ड करके ही डालूं। अगर रिकॉर्ड करके डालूंगा तो लगभग 5 बजे तक आएगा, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूं फिलहाल। द चार्जिंग ऑफ नॉन इंसुलेटेड टैंक हैविंग इनिशियल मास नॉन जीरो। तो ये हमने देख लिया है ना, ये हमने देख लिया।
अच्छा, आप सोच रहे हो कि समझाया नहीं, समझाया कल था इसको, है ना, समझाया कल था और बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से हमने इसको देखा था। और इसमें कैसे M1 डॉट इन, M1 डॉट एग्जिट, M1 और M2 ये क्या चीज़ें हैं, इसको भी मैंने अच्छे से बताया था, क्योंकि यही ज़रूरी है, अल्टीमेटली यही ज़रूरी है। ओके, सो प्लीज़ कमेंट, जो भी लाइव कर रहे हैं, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन का मतलब क्या ना, कभी कभी मेरे घर वाले आ जाते हैं सपोर्ट करने मुझे, तो अगर आप घर वाले कोई आए हो तो फिर आप कमेंट करके फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि आप कौन सा देख रहे हो। पर अगर हाँ कोई ऐसा है जो कि इसे रेगुलर देख रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं जो है रिकॉर्डेड से देखो। एनीवेज लाइव तो मैं करूँगा, वो चाहे जैसे चले, बट यह है कि मुझे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं बाद में रिकॉर्डेड डाल दूँ कि नहीं डालूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। सेकेंड क्या है, चार्जिंग ऑफ एन इंसुलेटेड इवैक्यूएटेड टैंक। देखो ध्यान से देखो, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड बोल दिया, वहां नॉन इंसुलेटेड था, ये देखो नॉन इंसुलेटेड था, इंसुलेटेड है यानी Q 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 हो गया। इवैक्यूएटेड टैंक, इवैक्यूएटेड का मतलब क्या है, M1 इक्वल टू 0 हो गया, बात सही नहीं सही है। देखो ये देखो, नॉन इंसुलेटेड टैंक हैविंग इनिशियल मास नॉन जीरो, बट इस बार क्या है, इनिशियल मास जो है 0 है। तो अगर मैं फिगर बनाऊं, इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, मैं देखो फिगर अगर मैं इसका बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से, यहां पे फ्लो हो रहा है और फिर कुछ मास अंदर जा रहा है। सो इनिशियली यहां पे नो मास, नो मास, कुछ नहीं अंदर, लेकिन बाद में जैसे जैसे एंटरिंग हो रही है ना सब्सटेंसेस की, जो भी गैस या कुछ चीजें जो भी हो रहा है, उसके बाद हमारा क्या हमें दिख रहा है कि भाई आफ्टर सर्टेन टाइम इसमें क्या हो गया, कुछ यहां पे कुछ आ गया मास। सो M2 नॉट 0 है, ऑफकोर्स नहीं होगा, M2 नॉट 0 है, M2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, M2 है बट M1 इक्वल टू 0 है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा जी, M1 इक्वल टू 0 है। अब एक चीज और देखो, यहां पे मास इन हो रहा है, कुछ तो एंट्री हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, एंट्री हो रही है, हो रही है ना एंट्री, इसलिए m डॉट आई 0 है, लेकिन कोई एग्जिट नहीं है, देयर इज नो एग्जिट। आपको कहीं एग्जिट दिख रहा है क्या कि मास लीव कर रहा हो? नहीं। सो इसलिए m डॉट ई इज इक्वल टू 0 है, m डॉट ई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस केस में ये इसी केस का एक बच्चा सा केस लग रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली m1 को 0 कर देंगे और कुछ नहीं, और q को 0 कर देंगे। हम अगर बात करें तो सिंपली हमने क्या देखा कि भाई लास्ट में हमारे पास था दैट u2 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू hi माने जो एंटरिंग सब्सटेंस है उसका, प्लस q। लेकिन इस केस में हमें ये मालूम है q इज 0 और m1 इज 0। सो बेसिकली क्या बचेगा, अच्छा एक बार, जब यहाँ कोई मास नहीं है तो आपको नहीं लगता कि u1 इज ऑल्सो 0, u1 इज ऑल्सो 0, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। सो u2 इज इक्वल टू m2 hi, दैट्स इट। आई बात समझ में नहीं आई? और अगर टेम्परेचर की बात करें तो हमने टेम्परेचर क्या था, ध्यान से देखो, T2 इज इक्वल टू क्या था, m1 बाई m2 इंटू T1 प्लस 1 माइनस m1 बाई m2 इंटू गामा T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई P2 V2 इंटू Q। ठीक है ना? अब इसमें क्या क्या करना है, ध्यान से देखो, M1 को 0 करना है, M1 0 M1 0 और Q को 0 करना है। अब ध्यान से देखो ना, ये पूरा टर्म 0 हो चुका है, खत्म है। इसमें केवल 1 इंटू गामा T1 बचा,
बात में हमारी कि नहीं आ रही? केवल गामा ऊपर बचा, गामा T1 और कुछ नहीं बचा, डिवाइड नीचे 1 बचा और माइनस 0, यानी गामा T1 ही अल्टीमेटली बचा। क्या बात समझ में आई मेरी? क्या बचा यहाँ पे? गामा T1। तो T2 क्या हो गया? गामा T1। सो T2 इज इक्वल टू गामा T1। अनस्टडी में मैं आपको मास्टर बना दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। सो दूसरा केस हो गया। दूसरा केस पहले केस का ही एक सब केस बोल सकते हैं। नाउ चार्जिंग ऑफ एन नॉन इंसुलेटेड, देखो नॉन इंसुलेटेड मतलब Q नॉट 0, इवैक्यूएटेड मतलब M1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे लगता नहीं कि फिगर बनाने की जरूरत है, फिगर बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं लग रही है। हम सीधा जो है, मैं देखो इवैक्यूएटेड है M1 0, चलो अच्छा बना देता हूँ फिगर, क्योंकि उससे पता चलेगा क्या क्या 0 है। ठीक है, हमने अंदर क्या है? m डॉट आई अंदर आएगा, m डॉट आई अंदर आएगा, और M1 0 है, पहले से यहां कोई मास नहीं है। और दूसरे केस में हमारे पास कुछ कुछ तो यहाँ पे मास आ जाएगा। सो ऑफ कोर्स M2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो M2 इज नॉट इक्वल 0 एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे U1 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ मास है ही नहीं, यहाँ पे कुछ T2 आ जाएगा। ठीक है, पिछले केस में कुछ गड़बड़ी की है। हाँ, एक गड़बड़ी है, बता हम चूंकि प्रूफ नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आप उसको देखो, गामा T1 तो है बट T1 नहीं, यहाँ पे TI होगा, क्योंकि इनिशियल तो कोई मास है, इनिशियल कोई टेम्परेचर है ही नहीं ना, है ना। तो एक्चुअली ये जो आ रहा है देखो HI, यहाँ से आप समझ जाओगे। अगर हम चाहे तो उसको यहीं से प्रूफ कर सकते हैं। मैं एक बार दिखाऊं आपको, ये हो जाएगा M इंटू U2 इसको हम बोल सकते हैं M2 इंटू, यहां से नहीं प्रूफ होगा ये, बट आप यहाँ से देखने की कोशिश करो, जो फाइनल टेम्परेचर का TI के टर्म्स में आएगा। अब आप ये मत कहना कि कहां से ला दिया, ये प्रूफ करेंगे तो आराम से आ जाएगा। ये TI होगा, ये क्या होगा? TI होगा, TI होगा। ठीक है, क्योंकि T1 तो है ही नहीं ना, देखो T1 0 है, T1 तो है ही नहीं, T1 कुछ है ही नहीं। तो T1 को 0 नहीं बोलेंगे, ये जो एंट्री कर रहा है ना मास, ये जैसे पहला सब्सटेंस आएगा तो यही तो T1 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे पहला पार्टिकल एंटर करता है तो वही T1 और TI हो जाएंगे, तो यहाँ पे TI और T1 एक ही चीज है, बस ये समझो इस बात को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेम केस होगा, T1 0 नहीं होगा, T1 इज इक्वल टू TI होगा, T1 इज इक्वल टू TI होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, फाइनल लिख देता हूं मैं, U2 इज इक्वल टू भाई M2 इंटू HI और प्लस Q, सिंपल। और टेम्परेचर क्या आएगा? टेम्परेचर विल बी इक्वल टू गामा TI डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा माइनस 1 इंटू Q अपॉन P2 V2। अच्छा, ये भी ना पहले वाले केस से ही हम प्रूफ कर लेंगे इसको भी। हमें सिंपली Q इक्वल टू 0 रखना है। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के सिंपली Q इक्वल टू 0 रखेंगे। Q आपको बिल्कुल यही मिल जाएगा एक्सप्रेशन जो यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, और M1 को 0 रखेंगे, Q को 0 नहीं रखेंगे, तो हमें यही केस मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? चार्जिंग ऑफ एन इंसुलेटेड, देखो इंसुलेटेड है ना,
सो Q इज इक्वल टू 0. हैविंग इनिशियल मास नॉन जीरो, सो M1 नॉट इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मास नहीं है इसलिए U2 माइनस U1 आएगा इस बार यहाँ पे, ना कि केवल U2. ठीक है, ये हो जाएगा आपका M2 माइनस M1 इंटू HI प्लस Q तो है ही नहीं ना, तो कोई प्लस नहीं. और T2 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, गामा TI डिवाइडेड बाई 1 प्लस P1 बाई P2 गामा TI बाई T1 माइनस 1. हाँ, एक बात ध्यान रखना, इस बार T1 और TI इक्वल नहीं है. इक्वल तो पहले भी नहीं थे, बट हमारा क्या है ना कि T1 तो है ही नहीं, T1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है. बात समझो, T1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो प्रूफ में वो T1 ही कन्वर्ट हो जाता है TI में. ठीक है, चलो. सो दिस इज. अच्छा, एक बात यहाँ पे लिखना जरूरी है, दिस इज फॉर आइडियल गैस. जब हम आइडियल गैस लगाएंगे ना तभी ये ट्रू होगा. ये हो गया. अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर आइडियल गैस. हमेशा ये वैलिड नहीं होगा, फॉर आइडियल गैस ओनली. इसी तरह से इसकी बात करें, हाँ, तो यहाँ मैंने आइडियल गैस लिखा ही हुआ है. तो फर्स्ट केस आइडियल गैस, सेकंड केस आइडियल गैस, थर्ड केस ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं आइडियल गैस. ठीक, और ये भी आइडियल गैस. चलो, फिफ्थ केस क्या है, चार्जिंग ऑफ ए नॉन इंसुलेटेड यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0, इवैक्यूएटेड टैंक फ्रॉम टाइनी होल, मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड इन अ टैंक. इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग. ठीक है, ये क्या है, थ्रॉटलिंग. ठीक, बात में नहीं आ रही. इसमें एक ऐसी स्पेशल कंडीशन है जब वो इवैक्यूएट तो हो रहा है, इवैक्यूएटेड है, इसलिए M1 इज इक्वल टू 0. सॉरी, चार्जिंग ऑफ अ नॉन इंसुलेटेड टैंक फ्रॉम टाइनी होल मेंटेनिंग इट. यानी कि जो भी अंदर से आ रहा है ना, जो बाहर का टेम्परेचर है वही अंदर का टेम्परेचर है. जो बाहर का टेम्परेचर, अब ध्यान से समझो. चलो, मान लो हमने एक बना दिया. चलो, टैंक हमेशा जिस तरह का बना रहे हैं उसी तरह का टैंक रखेंगे. मान लो एक टैंक है हमारा, दिस इज अ टाइनी होल. ध्यान से समझना, टाइनी होल. हमने अभी देखा है पिछले केसेस से एक फील तो आप ले सकते हैं कि जब भी चार्जिंग ऑफ टैंक होगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा. चार्जिंग ऑफ टैंक के केस में मोस्ट प्रोबेबली टेम्परेचर बढ़ेगा. मैं आपको एक फील देता हूं कैसे बढ़ेगा. जो इनकमिंग मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसके पास कुछ होगी एंथैल्पी. एंथैल्पी का मतलब क्या है, कुछ इंटरनल एनर्जी और कुछ फ्लो एनर्जी, P1 V1. याद है ना, PV मतलब PV फ्लो एनर्जी. और वो जाकर के रुक रही है, स्टैग्नेट हो रही है. हमें मान रहे हैं कि कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है भाई, Q इक्वल टू 0 है. याद है ना, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है. इन दैट केस वो जो एनर्जी कन्वर्ट होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. फ्लो एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. आई बात समझ में. अब यहाँ पे यही केस हो रहा है. नहीं, यहाँ पे ये केस नहीं हो रहा है. यहाँ पे ऐसा केस हो रहा है कि हम, सीधी बात है, अगर यहाँ से कुछ एंटर करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ये नॉर्मल बात है. लेकिन बोल रहा है मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर. ये तभी संभव है जब यहां से कुछ एनर्जी निकलेगी, Q आउट, Q नॉट 0 और ऊपर से Q आउट. अच्छा, कितना आउट होगा, अरे भाई जो आ रहा है ना उसके पास H है. H यानी कि H इज इक्वल टू U प्लस PI, U प्लस PV. और मैंने अभी बोला कि ये रुकने की वजह से ये PV ही कन्वर्ट हो जाता है U में. आई बात समझ नहीं आई. अब हम ये कह रहे हैं, अब ये U डिसाइड करता है टेम्परेचर. अगर इनकमिंग टेम्परेचर आउटगोइंग टेम्परेचर सेम है, यानी कि U सेम है,
तो लॉस क्या होगा, ये वाला पार्ट लॉस हो जाना चाहिए। ये वाला पार्ट अगर लॉस हो जाए तो इसका मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है? अगर ये वाला पार्ट, तो हम ये बोल सकते हैं दैट Q इज इक्वल टू माइनस P2 V2। माइनस का मतलब क्या है, एग्जिट कर रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस था, ये एक स्पेशल केस था। ठीक, ये एक स्पेशल केस था। चलो अब हम सेकेंड लॉ ऑफ, अब हम यहां से हम जंप करें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके फाउंडेशन में। ठीक है, बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं। तो फाउंडेशन भी ये है। पहले एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ की प्रॉब्लम क्या थी, क्यों सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी? पहले y सेकेंड लॉ इज एट ऑल रिक्वायर्ड। भाई क्यों, क्यों सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी? क्योंकि फर्स्ट लॉ कंप्लीट नहीं था बेचारा। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ जो है ना वो ये तो बोलता है, जैसे अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है सिंपली, बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा अरेंजमेंट के। क्योंकि वो सिंपली क्या करता है, वो कहता है भाई ऐसा है कि हम तो केवल एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ हैं, समझना बात को, हम केवल एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ हैं, हम थियोरेटिकल लॉ हैं। थियोरेटिकल का मतलब यह है हम ये कहेंगे, जैसे समझो, मान लो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे एक पोजीशन 1 है, काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी है आपके पास, और प्लस कुछ चलो कुछ फ्लो एनर्जी भी है। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, एक प्रोसेस के थ्रू गए, इस प्रोसेस में हमने एक वर्क निकाला, वर्क भी एनर्जी है, और हम सेकेंड स्टेट में पहुंच गए। अब जो सेकेंड स्टेट में हम पहुंचे, और मान लो यहाँ पे T1 टेम्परेचर से एक्सचेंज हो रहा था जो कि लोअर टेम्परेचर है, और यहाँ T2 टेम्परेचर से एक्सचेंज हो रहा है जो कि हायर टेम्परेचर है। सेकेंड लॉ केवल ये देखेगा कि ये एनर्जी माइनस इतनी एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ बची हुई एनर्जी, यही देखेगा सेकेंड लॉ। ये नहीं देखेगा कि क्या हमें कोई अरेंजमेंट करना पड़ रहा है ताकि हमें W निकाल पाए, या कोई अगर यहाँ से Q निकालना पड़ रहा है, अगर मान लो Q निकाल पाए, क्या हमें कोई अरेंजमेंट करना पड़ रहा है क्या इस बात के लिए, इस बात का ख्याल सेकेंड लॉ नहीं रखता। यानी कि वो ऐसे समझो जैसे हमारे उसमें होता है ना काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में क्यों वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्यों है, इस बात को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, हम मानते नहीं कहाँ क्या है, वो जो हमें सामने दिख रहा है बस उसी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ऐसी फसला है, हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ये जो भी फिनोमिनन है कैसे हो रहा है, हम केवल एनर्जी 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 पिकअप कर लेते हैं, उसी का जोड़ घटाना कर देते हैं। दैट इज फर्स्ट लॉ। दिस इज नॉट रॉन्ग, ऐसा नहीं कोई गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या है ना, इसकी प्रॉब्लम में ही ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, लेकिन ये क्या करता है, डज नॉट टॉक अबाउट feasibility and nature of process। आई बात समझ में? हम और साधारण शब्दों में बात करें तो मान लीजिए आप प्रेस यूज कर रहे हैं, आपने एनर्जी ली, प्रेस सॉकेट से एनर्जी ली, प्रेस यूज किया। फर्स्ट लॉ कहता है सॉकेट से जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है I²RT, वो एनर्जी आपको मिल जाएगी प्रेस में। वो एनर्जी कहाँ मिल जाएगी? प्रेस के अंदर। चलो कोई बात नहीं, कह रहा है सेकेंड लॉ तो मान लेंगे बात, लेकिन सेकेंड लॉ साथ में ये भी कह रहा है कि अगर प्रेस गर्म कर दो तो बिजली मिलने लगेगी। समझ में आ रही बात? प्रेस को नीचे से गर्म कर दें अगर, तो अब हमने गर्म किया है, चाहे जिससे क्या है, वो एनर्जी कुछ दी है प्रेस को, तार में उल्टा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। ये फर्स्ट लॉ बोलता है। जबकि यही चीज है, यही चीज सेकंड लॉ टैकल करता है कि भाई सब कुछ नहीं संभव है, कुछ भी मर जाए, कुछ भी कर लो। दैट इज नोन एज नेचर ऑफ द प्रोसेस, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। भाई जो हो रहा है वो संभव है भी कि नहीं है। सो सेकेंड लॉ takes care of feasibility nature and direction of process। और यही कारण है कि इसको बोलते हैं डायरेक्शनल लॉ। यही कारण है कि इसको कहते हैं डायरेक्शनल लॉ। और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है, यहां हमें इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास एंट्रोपी। एंट्रोपी ही बताता है कि किस डायरेक्शन में जो फ्लो है वो होने वाला है। ठीक है। और सेकेंड लॉ ये बोलता है विच इज ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ लो यही सेकेंड लॉ है, मान लो एक तरह से, यानी कि कोई भी और जीरो, यानी कि और एक लिख दो ऑफ यूनिवर्स, यानी एक ऐसा प्रोसेस ही संभव है जो इस यूनिवर्स में एंट्रोपी को बढ़ाए। एंट्रोपी का डिस्कशन बाद में करेंगे, बस एक टर्म एंट्रोपी। इस यूनिवर्स में वही प्रोसेसेस संभव हैं जो एंट्रोपी को बढ़ाएं या तो मेंटेन रखें। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है ऑन पेपर, अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो एंट्रोपी को घटा रहा है, प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता वो प्रोसेस। आई बात समझ में? दिस इज द फाउंडेशन ऑफ सेकेंड लॉ, हम ये बोल सकते हैं। यानी कि एंट्रोपी की अगर हम बात करें, एंट्रोपी को हम दिखाते हैं एस से। एंट्रोपी जो है वो उसको दिखाते हैं एस से। सो अगर डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, अगर ये लेस देन जीरो, डेल्टा मतलब चेंज इन एंट्रोपी अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा? और चलो इक्वल लिख देते हैं पहले, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो है तब क्या होगा? तो देखो लेस देन जीरो है तो प्रोसेस होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। इक्वल टू जीरो है तो पॉसिबल है, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल।
और अगर एस यूनिवर्स ग्रेटर देन है तो भी पॉसिबल है, और नॉन नहीं इरिवर्सिबल। भाई क्या है, मैं भी ना एक्चुअली क्या है ना, मुझे पता चल रहा है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो रुक गई है। मैं वीडियो अपलोड करूंगा लास्ट में, डोंट वरी। सो पॉसिबल एंड इरिवर्सिबल है, ठीक है। दिस इज द थिंग। अ पॉसिबल प्रोसेस, ध्यान से समझना, अ पॉसिबल प्रोसेस follows both first and second law। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो। थर्मल रिजर्वायर्स, थर्मल रिजर्वायर्स क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गया, वाह, ऑटोमेटिक ही बंद हो गया भाई। लाइव स्ट्रीमिंग शायद बंद हो गया है। लेट मी सी कि लाइव स्ट्रीमिंग का क्या हिसाब किताब है, क्या वो बंद हो चुका है? वहां से एक्साइटेड वाला मंगाना पड़ेगा यार, घर से। बंद हो गया। चलो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, इसमें कुछ भी मिस नहीं होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्मल रिजर्वायर क्या है? तो थर्मल रिजर्वायर बेसिकली क्या है ना, इट्स लाइक बल्क ऑफ एनर्जी, बल्क ऑफ एनर्जी। अब आइदर टू टेक और टू डंप। अगर हम टेक करते हैं तो उसको बोलते हैं सोर्स, जहां से लेंगे उसको बोलेंगे सोर्स, जहां डंप करेंगे उसे बोलते हैं सिंक। सो हम क्या बोल सकते हैं थर्मल रिजर्वायर के बारे में? इट्स ए लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी दैट कैन या तो सप्लाई करे तो सोर्स हो जाएगा, या एब्जॉर्ब करे फाइनाइट अमाउंट्स ऑफ हीट, finite amounts of heat। और क्या जरूरी बात है? विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर किसका? थर्मल रिजर्वायर का। टीआर माने थर्मल रिजर्वायर। ये तीन चीजें जरूरी हैं। ये तीन चीजें क्या है? जरूरी हैं। ठीक।
अब अच्छा, सोर्स क्या है बेसिकली? अब हम अगर बात करें सोर्स और सिंक की, सोर्स क्या है बेसिकली? मैंने बता ही दिया सोर्स, मुझे लगता है कि शॉर्ट रिवीजन है ना, तो कि इतना बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहिए। हाँ, सोर्स के कुछ वो है जैसे कि सन है आपका, ओशन है आपका, है ना, फेज चेंज का जो प्रोसेस होता है ना, इसको भी हम मानते हैं कि ये सोर्स है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। या जो फर्नेस होता है, फर्नेस, ये सब सोर्स के एग्जांपल हैं। और इसका काम क्या होता है? टू सप्लाई एनर्जी। काम क्या होता है? टू सप्लाई एनर्जी। और कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली सिंक है, सिंक की बात करें अगर हम, तो वही इसका काम क्या है भाई? इसका क्या काम है? टू एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, टू एब्जॉर्ब एनर्जी। विच कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर, लेक, रिवर, एक्सेट्रा, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट्स पर। तो पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक का और दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस का। सो केल्विन प्लांक क्या बोलते हैं भैया? केल्विन प्लांक बोलते हैं, स्टेटमेंट लिख दें, सॉरी, सर्दी जुकाम और तबीयत खराब है, सब कुछ है। स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लॉज है क्या क्या, लॉज क्या है, क्या क्या नहीं संभव है। हमने अभी तक हमने देखा, हमें क्या चाहिए ना, देखो हमने सोर्स पढ़ा, एक सोर्स हो गया, एक सिंक हो गया, बीच में कोई मशीन है, ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, बीच में कोई मशीन है, मशीन डिवाइस कुछ है। इस सोर्स का टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ऑफ कोर्स T1 जो है हायर टेम्परेचर होगा, T2 इज लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या क्या हम ये डिवाइस किस लिए लगाएंगे। हमें ये डिवाइस इसलिए लगाएंगे ताकि हमें वर्क मिले। एक काम ये हो सकता है, जब हम इसको वर्क लेने के लिए लगाएंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, चलो वो देखते हैं क्या करना पड़ेगा, अभी और देखते रुको, ठीक है। बाकी सेम अरेंजमेंट हमारा दोबारा हो सकता है, ध्यान से समझना, सेम अरेंजमेंट हमारे पास दोबारा हो सकता है, ध्यान से समझना इस बात को। पर्पस, इस बार हम चाह रहे हैं कि भाई हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे, यानी हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना वो है रेफ्रिजरेशन। ये जो Q है हमारे पास, ये है रेफ्रिजरेशन, Q1 बोल देते हैं इसको, फॉर इंस्टेंस इसे Q1 बोल दे रहे हैं। और एक और केस हो सकता है कि हम बोले नहीं हमें इधर नहीं चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए यहाँ पे, Q2। अच्छा, तीनों केस समझाता हूं मैं। इसको बोलते हैं इंजन, भाई हमें वर्क चाहिए ना, तो ये हो गया इंजन। यहां पे देखो हायर टेम्परेचर में हम और एनर्जी डाल रहे हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। हायर टेम्परेचर है, हम कह रहे हैं हम इसके अंदर और एनर्जी डालना चाह रहे हैं, और एनर्जी डालना चाह रहे हैं, और एनर्जी डालना चाह रहे हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इस सेकंड केस में थोड़ा सा गड़बड़ है, थर्ड केस में बताता हूँ आपको, पहले इसको करते हैं शुरू। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा हायर
भाई कोई चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे है और कोई चीज़ 50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हम ये कह रहे हैं भाई जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज़ है ना उसको 50 वाली के माध्यम से और गर्म करो, और गर्म को 50 टेम्परेचर, 50 वाला जो टेम्परेचर है वो इसको और हीट करे, और हीट करे। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, बट ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी डिवाइसेस को बोलते हैं हीट पंप, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हीट पंप कर रहे हैं। जैसे वाटर पंप करते हैं, हम हीट पंप कर रहे हैं। हम हीट को क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं जहां रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक और है कि हम ये चाह रहे हैं कि नीचे वाले से हमें एनर्जी मिले, यानी एक्चुअल केस क्या है, देखो अगर यहाँ की बात करें हम, तो हमें मालूम है ये एनर्जी का फ्लो होता है Q1 Q2, बट इस केस में हम ये बोल रहे हैं नहीं, हमें देखो उल्टा दिख रहा होगा यहाँ पे तुम्हें, ये देखो साइन उल्टा है, यहाँ भी साइन उल्टा है, देखो दोनों साइन उल्टा दिख रहा है। हम कह रहे हैं नहीं, जो लोअर टेम्परेचर बॉडी है वहां से हमें हीट चाहिए, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम एज अ सोर्सिंग ही यूज कर रहे हैं। बट हमें कहना है कि भाई जो लोअर टेम्परेचर बॉडी है उससे हमें हीट चाहिए। ये बहुत ईजी है, ईजी मतलब कि बहुत ईजी है विजुलाइज करना। एसी और फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, एसी या रेफ्रिजरेटर। अरे भाई रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, वो आपके कमरे में जो कि ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है, बाहर इन्वायरमेंट हाई टेम्परेचर पे है, तभी तो कमरे में रह पाते हैं, बाहर कहाँ रह पाते हैं। उस लो टेम्परेचर बॉडी से और हीट निकालता है और उसे बाहर उसमें फेंकता है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखो ध्यान से। फर्स्ट केस के लिए जो रिक्वायरमेंट, मैं येलो से रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ। फर्स्ट केस के लिए रिक्वायरमेंट है हायर एनर्जी से, सोर्स से कुछ एनर्जी ले फिर कुछ एनर्जी को वो वर्क में कन्वर्ट कर दे और बची हुई एनर्जी हमें वापस कर दे, हमें नहीं वापस कर दे, डंप कर दे। ये हो गई पहले वाले केस की रिक्वायरमेंट। दूसरे केस की रिक्वायरमेंट क्या है, यार यहां से कुछ एनर्जी तो लेना पड़ेगा, नो डाउट, यहां से कुछ एनर्जी लेना पड़ेगा, नो डाउट, Q2 ले रहा है, लेकिन अब इसको पंप कैसे करें। इसका जो वो होता है कि हम इसमें वर्क डालते हैं और सिमिलरली यहां भी हमें वर्क डालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई। हम जब वर्क डालेंगे तो ऐसी डिवाइस बनना संभव है जो यह काम कर पाए, ये जो दोनों उल्टे काम हो रहे हैं। हम अपनी तरफ से वर्क दें, अपनी तरफ से वर्क डालें तो ये संभव है, तो ये संभव है, क्या संभव है कि ये जो उल्टे काम है ये संभव हो पाए। और फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ यहीं से प्रेरित होकर के आता है। तो जो केल्विन लॉ है ना, केल्विन प्लैंक्स लॉ है, अब मैं उसके बारे में बताता हूं। हमने बोला ये रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमने बोला ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये मस्ट है, मस्ट, ये मस्ट है। और यहाँ जो फिनोमिनन हो रहा है ये भी मस्ट है। यहाँ पे फिनोमिनन को एक ही जगह नहीं है, कुछ लिया कुछ बचा बाकी दे दिया, सो दिस इज मस्ट। सो इन दैट केस वेरी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अब हमें ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, मोटा मोटी इधर के दोनों एक काम कर रहे हैं, ये एक अलग काम कर रहा है। तो ध्यान से समझना, तो महाशय नहीं, कोई आए वो कहे यार देखो ये जो वेस्ट कर रहे हैं ना, ये वेस्ट नहीं करते, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम बिना वेस्ट किए सीधा क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकालो, बस हम ये इतना करेंगे। हम एनर्जी डालेंगे, वर्क निकालेंगे, रिजेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी क्या है, वेस्ट है, तो हम क्यों रिजेक्ट कराएं, वेस्ट हो रहा है। तो ये जो कहने आ रहा है, उसके कहने के पहले ही केल्विन प्लैंक ने बोल दिया कि अगर ऐसा कोई बोलने आ रहा है वो बहुत बड़ा झूठा है, क्योंकि सेकंड लॉ बोलता है कि ऐसा संभव नहीं है। अभी लिखूंगा स्टेटमेंट, डोंट वरी। फिर कोई बोला उसने कि ऐसा है ना, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो ना, वर्क, वो मैं नहीं दूंगा, मैं एक ऐसी मशीन बनाया हूँ जो कि लो टेम्परेचर से ऑटोमेटिक हाई टेम्परेचर में एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के लिए हमारी एसी चल जाएगी और अंदर के माहौल को ठंडा कर देगी, बाहर के माहौल को गर्म कर देगी। कोई आए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उस पर उठा के फेंक के मारो क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ये बात बोलता है।
कि भाई ऐसे संभव नहीं है कि तुम केवल दो रिजर्वायर्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफर करा लो लो टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ये पॉसिबल ही नहीं है। और यही सेकंड लॉ, यही दोनों सेकंड लॉ है। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसीलिए सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, इसीलिए सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट है। तो मैं लिख देता हूं, पहला क्या है, इट इज impossible for a system to operate in thermodynamic cycle and deliver network to its surroundings while receiving heat from a single thermal energy reservoir, a single thermal energy रिजर्वायर। ये है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, केल्विन-स्पाल स्टेटमेंट। आज हमारा इतना ही है क्या? हाँ जी, इतना ही है। सेकंड है क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो मैंने बता ही दिया। इसको कौन डील कर रहा है? इसको कौन डील कर रहा है? केल्विन प्लांक। और इसको, इन दोनों को कौन डील कर रहा है? क्लॉसियस, है ना। तो दूसरे वाले से रिलेटेड क्या हो जाएगा अपना, अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह सब हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो क्लॉसियस ने क्या कहा? क्लॉसियस ने कहा, क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है? मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible for a system to operate in such a way that the sole result could be heat transfer from a cooler body to a hotter body। बाकी एक्सप्लेन मैंने पहले ही कर दिया है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो। अब स्टेटमेंट लिख देने के बाद पहला वाला, लेफ्ट वाला है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और राइट वाला है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो है उससे इजाद होती है इंजन, और क्लॉसियस से क्या आता है? एसी और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच से ज़्यादा मैं बोलूँगा आई एम सॉरी कि पिछले कई दिनों से ये बहुत डिस्टर्बिंग है। आई डोंट लाइक इट, बट अब गॉड गिफ्टेड थिंग्स को यू कैनॉट चेंज। मतलब अगर बाहर बारिश हो रही है सो यू कैनॉट चेंज, इट्स लाइक बारिश हो रही है, बारिश तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में, 2-3 दिनों में ये हमारी समस्या जो है ना सॉल्व हो जाएगी।
तो बात तो ये है कि अपना लैपटॉप बनवाने भर का मेरे पास अभी कुछ है नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं, इधर उधर से कुछ जुगाड़ पानी कर रहे हैं, कभी इंटरनेट बंद हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। बट है कि हम इसे डोंट वरी 100% इसे 1 से 2 दिनों में इसका जो है सारा काम ठीक कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिन मतलब कल या परसों, नहीं तो फिर आपके पास तब तक ये लाइव तो मैं करूँगा बट रिकॉर्डिंग भी पहुँच जाएगी इन केस अगर लाइव वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी है तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, आपने देखा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।